नमस्कार दोस्तों, मैं नरपत सिंह आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है आर शिवाला नरपत सिंह। ठीक है, मैंने आपको छठी क्लास के जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हमारा राजस्थान, ठीक है, जिसमें हमने जो शुरुआत की थी वो हमने छठी क्लास के भाग फर्स्ट से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जिसमें हमने 4 चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। ठीक है, आपके जो मैंने वीडियो बना रखे, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, अब देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय ये भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास ये भी मैंने आपको करवा दिया है। तीसरा, इतिहास जानने के स्रोत ये भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, फिर है चौथा चैप्टर राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं के क्या है स्थल, ये भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो आज़ादी से पूर्व, ठीक है, सरकार का स्वरूप। ठीक है, ये आज अपना 5वां चैप्टर आज चलेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार और बता रहा हूँ कि आपके जो अभी आने वाली जो वैकेंसियाँ है, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, रेट हो, 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, उनमें क्या है, अब अधिकतर जो प्रश्न आपसे जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो राजस्थान की आरबीएससी की ही किताबों से उठाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपकी पूरी छठी क्लास की ये पूरी बुक कंप्लीट होएगी, उसके बाद में मैं इन्हीं चैप्टरों के 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, कम से कम इसमें 10 चैप्टर है 1 लाइनर। ठीक है, रोज़ के हम 2-2 चैप्टरों को हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलते आज का हमारा जो 5वां चैप्टर है आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप। ठीक है, अब देखो, ये आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ठीक है, यह देखने पर उसने अपनी माँ से क्या पूछा, एक प्रश्न पूछा, ये लोग कौन कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, माँ ने बताया ये पर्यटन हैं और इस पुराने किले को देखने यहाँ पर आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं। देखो, आप भी कभी गए होंगे, ठीक है, और आपको मान लो जयगढ़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, मान लो आपको कोई स्कूल का टूर है, कोई कॉलेज का टूर है, जब आप वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आज हम जैसलमेर का दुर्ग देखने के लिए जाएंगे, तो आपके मन में क्या आ जाती है, वो कैसा होगा, कैसे बनाया होगा, देखने में कैसी है, अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ये सारी क्या क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके मन में आती है। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर बताया गया। ठीक है, माँ ने बताया ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदारों ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इनकी प्राचीनता के कारण पर्यटन इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासन होते थे। अर्थात पहले क्या होता था कि ना तो वहाँ पर कोई सरपंच होता था, ना कोई अधिकारी होता था, केवल जागीरदार ही पूरे गांव का क्या होता था, प्रशासन अधिकारी होता था। ठीक है, वो ही कर लेता था, वो ही डिसाइड करता था, वो ही सारे काम जागीरदार के द्वारा ही किए जाते थे। जागीरदार का सबसे जो मोस्ट काम था वो एग्रीकल्चर के अंदर था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके पास ही गांव में देख रेखा की जिम्मेदारी होती थी, अर्थात देख रेख की भी उसकी जिम्मेदारी होती थी, किसकी, जागीरदार की। ठीक है, फिर दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती है। उसने पहले ही घर आ गया, उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूमते रहे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया कि सर, जागीरदार कौन होते थे और ये अब कहाँ पर रहते हैं। ठीक है,
अध्यापिका जी, ठीक है, अध्यापक ने कहा कि जी जी कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, अर्थात एक संगठित रूप में नहीं था। क्या था? अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। यहाँ मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी, जैसे आपके मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, और क्या बोलते हैं ये मारवाड़ है, जोधपुर है, हाड़ौती प्रदेश है, ये सारे क्या है आपके अलग अलग रियासतें थी। ठीक है, रियासतों के शासन अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। ठीक है, शासन शक्ति का सर्वोत्तम केंद्र राजा होता था। ठीक है, जो शासन जो होता था उसका शक्ति का जो सबसे मोस्ट बिंदु कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, राजा ही डिसाइड करता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से कर लगाने हैं, कौन से नहीं, ये सभी प्रकार के यहाँ पर होते थे। ठीक है, शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। ठीक है, अब देखो जो राजा के जो शासन था, ठीक है, जैसे अपन चौहान वंश ले ले, कछुआ वंश ले ले, मेवाड़ वंश ले ले, मारवाड़ वंश ले ले, उसमें क्या है? राजा होता था। राजा के नीचे प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री के नीचे ऐसे छोटे छोटे विभाग बने होते थे। ठीक है भाई, तुम इस चीज़ का है। आज के टाइम पे हम जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, ऐसे ही उस टाइप की ये सारी व्यवस्था थी। ठीक है, राजस्थान की विभिन्न रियासतें राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, ठीक है, कछवाहा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग कैसी थी? इनकी समान थी। कैसे थे ये? अलग अलग तो ये क्या थे? राज्य तो थे, परंतु इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? बिल्कुल लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासक संचालन के लिए केंद्र व्यवस्था के पद अधिकारी राजा होता था। ठीक है, राजा के नीचे मंत्री होते थे। ठीक है, इन मंत्रियों के नीचे छोटे छोटे विभाग के कुछ उप मंत्री भी होते थे। ठीक है, जिन्हें बख्शीश, खजांची, फरगना आदि अधिकारी थे। ठीक है, अब देखो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोत्तम केंद्र होता था। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन काल में राजा की संपूर्ण शक्ति का सर्वोत्तम केंद्र, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोत्तम केंद्र किसके हाथ में होता था? तो दरअसल राजा के हाथ में होता था। ठीक है, सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद की सहायता से के सहयोग से शासन संचालन करते थे। जैसे आज आप देखो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्यमंत्री ये तो नहीं कि वो पूरे वाले, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वही संभालता है। ठीक है, और भाई बाल विकास भी वही संभालता है। ठीक है, परिवहन विभाग भी वही संभालता है, ऐसा तो है नहीं। उसने क्या किया कि अपने नीचे एक आदमी को सलाहकार और इनके जो डिपार्टमेंट थे उनमें क्या कि एक एक को वहाँ का अध्यक्ष या वहाँ का मंत्री बना दिया, ताकि वो उस एरिए की, ठीक है, उस विभाग की खबर क्या है सलाहकार को देता था, और सलाहकार किसको देते थे? राजा को ये सूचना देते थे। ठीक है, अब देखो अब मंत्री कौन होते थे? ठीक है, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, प्रमुख मंत्रियों को दीवान कहते थे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपसे रीट में या सेकंड ग्रेड में, ठीक है, या आपके अभी आने वाली जो वैकेंसियाँ है पशु परिचर, ठीक है, इनमें आपसे पूछ सकता है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था, ठीक है। राजा समय समय पर इससे मंत्रण करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। आज के टाइम में देखो जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, बैठक लेता है कि कौन सी विभाग में क्या चल रहा है, कौन सी विभाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही प्राचीन काल में ही ऐसा सिस्टम था अपने, ठीक है। बख्शीश, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शीश को होती थी, अर्थात बख्शीश वो होता था जो सेना को वेतन देता था, ठीक है। खजांची, ठीक है, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षा कर राजकोष में वृद्धि करना, ठीक है, ये खजांची का कार्य होता था। ये भी क्या था, एक प्राचीन काल में पद था, ठीक है, कौन सा, खजांची, ठीक है। ये क्या करता था, आमदनी और खर्च के जो हिसाब को संतुलन करके और राजकोष में क्या है भाई वहाँ पर वृद्धि करता था, उसमें कमी नहीं आने देता था, ठीक है। आगे चलते हैं। फरगना अधिकारी, ठीक है, राज्य फरगनों में विभाजित था, अर्थात छोटे छोटे फरगनों में था, ठीक है, तथा फरगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी फरगना अधिकारी को होती थी, ठीक है। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। आपसे पूछेगा कि राज्य की सबसे छोटी इकाई प्राचीन काल में कौन सी थी, तो ध्यान रखना ग्राम थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपका 1% बन सकता है, ठीक है। ग्राम का जो प्रशासन है वो ग्राम पंचायत करती थी। ये भी आपको ध्यान रखना कि प्राचीन काल में जो ग्राम का जो प्रशासन है, ठीक है, वो कौन देखता था, ग्राम पंचायतें देखती थी, ठीक है। और ये भी आपको राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ठीक है, ध्यान रखना ग्राम थी। गतिविधि, ठीक है, विद्यार्थी अध्यापक की सहायता से राजस्थान के एकीकरण से पहले विभिन्न रियायतों की सूची बनाइए, ठीक है। ये अपने काम का नहीं है, ये क्या है, स्कूल का है, ठीक है। जागीरदारी व्यवस्था, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है, ठीक है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान के मध्यकाल में संपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, ध्यान रखना राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। देखो मैं हाथ की हाथ आपको इसलिए मैं बताता हूँ, आपको पूरी चीज़ इसमें से पढ़नी है, जहाँ से मैं आपको ये बता दूँ कि इस लाइन से आपको ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। बस उस लाइन को आप एक बार अपनी कॉपी में उसको नोट करते जाइए आप, ठीक है। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधी और कुलीन भावना पर आधारित थी, अर्थात राजस्थान की जो जागीरदार जो बनता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनता था, उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, अर्थात वो रक्त संबंधी व्यवस्था थी, ठीक है। और प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था भी थी उसमें। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था, ठीक है, और आज भी हमारे समाज में है, ठीक है। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था, ठीक है। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा, उसका शासन संचालन था, ठीक है। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीर प्रदान की जाने लगी, ठीक है। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी सीकर ने शिक्षा से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ
हुई और इसके बारे में हमें बताइए। अध्यापक जी ने कहा मैं आपको इससे प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ अर्थात जागीरदारी व्यवस्था कब शुरू हुई, ठीक है, और कब तक ये चली। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकास और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गई थी। अर्थात राजपूत का जब शासनकाल आया, ठीक है, कौन सा, यह आपके 6ठी से 7वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 6ठी से 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत काल का उदय होता है। ठीक है, वहीं से ही जागीरदार व्यवस्था का प्रारंभ होता है। ठीक है, राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए। जैसे देखो ये आपका राजस्थान है, जयपुर में कछवा वंश, जोधपुर में राठौड़ वंश, मेवाड़ में राणा वंश, यहाँ पर हाड़ा वंश, शेखावाटी में शेखा वंश, बीकानेर में राठौड़ वंश, ठीक है, अजमेर में चौहान वंश। ये क्या कि छोटे छोटे राजपूतों की क्या है शाखाएं स्थापित हो गई थी। ठीक है, जो उनकी क्या कहलाती थी, रियायतें कहलाती थी। रियासतों की सुरक्षा व शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जागीरदारों शासकों ने जागीरदार व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, राजस्थान में यह रक्त संबंधी पर आधारित और सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। ठीक है, आपसे देखो इसमें जो रीट में या सेकंड ग्रेड में या किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। ठीक है, उसमें आपको ये 3 तो ऐसे डालें, एक आपको अलग से डाल देगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो राजस्थान में कैसी थी, रक्त संबंधी पर आधारित थी। ठीक है, सगोत्र कुलीन व्यवस्था पर थी। ठीक है, राजा महत्वपूर्ण प्रशासन पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। ठीक है, जागीरदारों की जो पदों पर नियुक्ति होती थी वो कौन करता था, राजा करता था। ठीक है, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे व सौहार्द पर आधारित होते थे। ठीक है, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में धीरे धीरे क्या आ गया, इसमें परिवर्तन आ गया। मुगल काल में, ठीक है, मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासन मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया, जिससे शासन जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदारी युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के स्थान पर कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, जो पहले प्रारंभ में जो जागीरदार जो व्यवस्था आई वो क्या थी, राजा को युद्ध व शांति के समय अपनी क्या देते, सेवा देते थे। परंतु मध्यकाल में अर्थात मुगल काल में आने के बाद में जो जागीरदार जो व्यवस्था थी उसका काम केवल किसानों से कर वसूलना था। ठीक है, कब, मध्यकाल में। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये राजा की क्या है, अपनी सेवा देते थे, जैसे युद्ध व शांति के समय सेवा देते थे, अनेक प्रकार की यहाँ पर सेवा देते। परंतु मध्यकाल में क्या होया कि इनकी कार्य को चेंज करके केवल इनको ये कहा गया भी तुमको किसानों से या कहीं से भी आपको केवल कर का ही कर लेके आना है या फिर कर निर्धारित करना है। ठीक है, इसका उल्लेख जागीरदारी पट्टे में किया जाता है। मुगल प्रशासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतें ने अपने प्रशासन को फरगनों और ग्रामों में विभाजित किया। ठीक है, अब ये कहा था, ये तो
मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में जो ये जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो किनके हाथ में थी? मुगलों के हाथ में थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? अंग्रेजों को का प्रशासन, ठीक है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय प्रशासन दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत, ठीक है। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्रीय शासित प्रदेशों में 11 प्रांतों से बना हुआ था, ठीक है। केंद्रीय शासित प्रदेश कितने थे? 3 थे उस टाइम पे, ठीक है, और 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग क्या थे? गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ? तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और बाद सीधा ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड के सीधे ही क्या बोलते हैं, सीधे ही प्रशासन से जुड़ गया था, सीधे ही वहाँ के राजा से जुड़ गया था, ठीक है। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिज को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको रीट में भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? ये भी आपसे पूछ सकता है, तो लॉर्ड कैनिंग को ही आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक प्रश्न आपका यहाँ से भी और बनता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 1937 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और शायद आपके बार ये रीट में, ठीक है, या आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। सीईटी में भी आपसे ये पूछ सकता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 में, 1 अप्रैल 1937 में ये क्या हुआ? लागू हुआ। इसके द्वारा अजमेर मेरवड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसको? अजमेर मेरवड़ा के प्रशासन को, ठीक है। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाने लगे, ना कि गवर्नर जनरल के द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। कब शुरू हुई? 1948 को, ठीक है। 18 मार्च 1948 को एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई और 1 नवंबर 1956 को क्या हुई? पूर्ण हुई, ठीक है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कौन से सन में हुए? तो ध्यान रखना 1952। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके रीट में या सेकंड ग्रेड में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री बने। ये भी आपका यहाँ से एक प्रश्न और तैयार होता है कि आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा जो 1952 में चुनाव हुए थे, ठीक है, उसमें निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे
बनाया गया? तो ध्यान रखना टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये शायद आपसे पूछ भी सकता है। अब ये आपका, अब देखो आपका ये जो चैप्टर था, ठीक है, कौन सा? 5वां चैप्टर था, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ठीक है। मैंने इसमें देखो जो जो जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बने वो मैंने इसमें अच्छी तरह से आपको इसमें मैंने समझा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, मेरी क्लास को कभी मिस नहीं करना, ठीक है। और आपकी ये 6ठी क्लास की जो बुक है, ठीक है, इसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर ख़त्म होने के बाद में प्रत्येक एक एक चैप्टर के हम जितने भी इनमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं रीट होने से पहले पहले जो आपके रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वो सारे करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी थी? तो किसकी थी? खजांची, ठीक है, नहीं सॉरी, बख्शी की थी, ठीक है। सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी थी? बख्शी की थी। जबकि खजांची कौन होता था? जो राजकोष पर का नियंत्रण रखता था और उसको क्या है, बढ़ाता था, ठीक है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, कौन थे आपके? टीकाराम पालीवाल थे। ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के 1952 में, ठीक है, पहली विधानसभा के जब चुनाव हुए थे उसमें प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री चुने थे। कौन? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अब ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे, ठीक है। और ये हरिदेव जोशी, ठीक है, हरिदेव जोशी की शासनकाल में ध्यान रखना 1967 में, ठीक है, संभागीय व्यवस्था को क्या क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। किसकी सरकार ने? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने। फिर उसके बाद में हरिदेव जोशी की जब सरकार आई, कब? 1987 के आसपास, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया? हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को वापस से शुरू कर दिया। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त किया था? तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया ने। और किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था? तो हरिदेव जोशी के टाइम पर, ठीक है। ये आपके इसमें जो प्रश्न पूछे हुए हैं ये, ठीक है। आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपकी जब ये रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो अभी आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें ये RBSc का पूरा का पूरा मैं एक एक चैप्टर और एक अच्छी तरह से मैं आपको इसमें करूँगा, ताकि आपका एक भी पर्सन, ठीक है, RBSc की किताबों से जो आपके 6 से 10 तक जो चलती है, कौन सी? हमारा राजस्थान या हमारा अध्ययन, ठीक है, उसमें से जितने भी पर्सन वन लाइनर के हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है, एक नई क्लास के